महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। बहुत साल पहले दक्षिण पूर्व दिशा में चंदनगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे चित्रसेन, और महाराज चित्रसेन के राज्य में वहाँ के सारे प्रजा सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन महाराज के मन में कोई सुख नहीं था। महाराज की दो रानियां थी, चित्रा और विजया। लेकिन महाराज का कोई संतान नहीं था। इसलिए महाराज महामंत्री को बुलाकर कहे, महामंत्री, राज्य के सारे प्रजा सुख और शांति से हैं, लेकिन मेरे मन में कोई सुख नहीं है। मेरा कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? इतनी चिंता ना करे महाराज, ईश्वर इतने कठोर नहीं है, कोई न कोई उपाय जरूर होगा। प्रणाम महाराज। क्या बात है पहरिक महाराज? राजगुरु आपसे मिलने आए हैं। गुरुदेव आए हैं, शीघ्र ही अंदर लेकर आओ। जो आ गया। गुरुदेव आइए, पधारिए। आप संदेश भेज देते, मैं खुद आपसे मिलने आ जाता। एक अति उत्तम समाचार लेकर आपके पास आया हूँ महाराज। क्या समाचार है? नगर के अंत में एक शिव मंदिर है, और उस शिव मंदिर में एक सन्यासी आए हैं। वो बहुत अंतर्यामी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और अपने मन के कष्ट को बताएं। वो अवश्य आपके कष्ट को दूर करेंगे। मैं कल सुबह ही जाऊंगा गुरुदेव। महामंत्री, कल सुबह ही जाने का मेरा प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव की बात को सुनकर महाराज चित्रसेन उस नगर के शिव मंदिर में आए अंतर्यामी सन्यासी से मिलने निकल पड़े। प्रणाम ऋषिवर। आइए महाराज, बोलिए, किस कारणवश आप आए हैं? मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? पुत्र योग आपको है महाराज, लेकिन आप अपनी विचार बुद्धि कभी मत बदलिएगा, नहीं तो आप अपने संतान को खो दोगे। याद रखना। याद रहेगा गुरुदेव। सुनो तब, अभी तुम अकेले ही पश्चिम दिशा की ओर जाओ। चलते चलते जो प्रथम कन्या तुम्हें दिखाई देगी, उसी कन्या से तुम विवाह करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा ऋषिवर, तो फिर मैं चलता हूँ। सन्यासी की बात को सुनकर महाराज अकेले ही पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़े। फिर चलते चलते, उफ, बहुत प्यास लगी है। आसपास कोई नदी कुआं भी नहीं दिखाई दे रहा है ताकि मैं पानी पी पाऊं। सन्यासी के बातों के अनुसार मैं इतना दूर चला आया हूं। अरे वो देखो, एक कुटिया नजर आ रहा है।
जाता हूँ, वही जाकर पूछता हूँ, शायद पीने के लिए पानी मिल जाए। कोई है? सुन रहे हैं? कोई है घर में? वाह, कितनी सुंदर कन्या है। आप प्यासे हैं? थोड़ा रुकिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। लग रहा है सन्यासी इसी कन्या के बारे में कह रहे थे। ये लीजिए महाशय। ओह, बहुत उपकार हुआ आपका, धन्यवाद। लेकिन आप इस कुटिया में अकेले रहती हैं? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। बहुत ही छोटी सी उम्र में मैं अपनी माता पिता खो दी। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पमाला। मैं चंदनगढ़ का राजा चित्रसेन हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ कन्या। लेकिन महाराज, मैं बहुत ही गरीब परिवार की कन्या हूँ, मैं क्या? चलो पुष्पमाला, चलो मेरे साथ। उसके बाद बड़े धूमधाम के साथ महाराज और पुष्पमाला का विवाह संपन्न हुआ। महाराज चित्रसेन छोटी रानी पुष्पमाला से अधिक प्रेम करने लगे और धीरे धीरे बड़ी रानी और मझली रानी का इशरा का कारण हुआ। एक दिन राज्य के सीमाने पर दुश्मनों ने धावा बोल दिया और युद्ध करने के लिए राजा स्वयं जाने का विचार किए। महामंत्री, मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य के सीमा पर जाना हो, तुम राज्य संभाल लेना। महाराज, छोटी रानी को छोड़कर इस अवस्था में जाना क्या ठीक होगा? तुम लोग तो हो ही, और साथ ही साथ बड़ी रानी मझली रानी है। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? शुभ समाचार जरूर भेजना, मैं समाचार पाते ही वापस आ जाऊंगा। कुलदीप पका रहा है, मज्जा चखाऊंगी मैं। नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो निश्चिंत होकर रहे मछली, जो करना है मैं कर लूंगी। उसके बाद आया वो शुभ दिन। छोटी रानी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एकदम बाल गोपाल लग रहा है। तू चुप रहे, बाल गोपाल नहीं राक्षस। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। हाँ, क्या कीजिएगा दीदी? क्या रे, कहाँ गई? जल्दी आ। हाँ, आ रही हूँ। रही आ गई मैं, बड़ी रानी। सब ठीक से लाई है तो? हाँ, देखिए रानी माँ, ये क्या? ये तो कुत्ते का बच्चा है। इससे क्या होगा दीदी? क्या रे, क्या कर रही है? खड़ी क्यों है? सुबह होने से पहले काम खत्म करना है कि नहीं? हाँ, हाँ। जाके टोकरी में करके नदी में बहा देना। ठीक है रानी माँ। हाँ, क्या बोल रहे हो सेनापति? मेरा पुत्र जन्म लिया है? हाँ, मैं अभी जाऊंगा अपने महल में। सेनापति, मेरे जाने का बंदोबस्त करो। जय श्री आज्ञा महाराज। कहाँ है मेरा संतान? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है? ये लीजिए महाराज, ये लीजिए अपना संतान। हाँ, यह क्या? यह तो कुत्ते का बच्चा है। हाँ, इस कुत्ते के बच्चे को ही जन्म दी है छोटी रानी। नहीं,
नहीं महाराज, ये सब झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। महाराज, छोटी रानी मनुष्य नहीं चुड़ैल है, वरना मनुष्य के कोख से कभी कुत्ता जन्म लेता है। हाँ, अभी छोटी रानी को इस महल से बाहर निकाल दीजिए महाराज, वरना राज्य का अमंगल होगा। हाँ महाराज, मछली ठीक बोल रही है। हाँ, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा झूठ मेरे साथ कौन है? कौन है? प्रहरी, अभी इस राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज, जो मैं बोला हूँ वही करो, यह मेरा हुक्म है। चलिए सैनिक, चलिए। अरे, कोई बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वह देखो, लग रहा है उस टोकरी में बच्चा है। अरे, इतने छोटे बालक को इस टोकरी में करके इस नदी में कैसे बहा दिया है? ना ना ना, आओ बेटे, मत रो बेटे, मत रो। आज से इसका नाम सूर्य है। वाह, बहुत अच्छा नाम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद युवराज सूर्य सन्यासी के आश्रम में पलने बढ़ने लगे और धीरे धीरे सन्यासी का उम्र ढलने लगा। बीमार सन्यासी मरने से पहले युवराज सूर्य को अपने पास बुलाकर, सुनो बेटे, आज मैं तुम्हारा जीवन परिचय बता देना चाहता हूँ बेटा, सुनो। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। आप ही मेरे माता पिता हो, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सुन बेटा, जब तक तुम अपने वंश का परिचय नहीं जान पाओगे, तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। उफ, क्या आप बोल रहे हैं? शांत हो जाइए। ओह, सुनो बेटा, मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं है। तुम पश्चिम की तरफ चले जाओ। कुछ दूर चलने के बाद एक घने जंगल में तुम पहुंच जाओगे। वहाँ एक बूढ़े बरगद पेड़ के नीचे एक जोगन माँ बैठकर तपस्या कर रही होगी। तू जाकर उनसे मिल, वह तेरा वंश परिचय में सहायता करेगी। अच्छा पिताजी, अभी निकल पड़ तू। प्रणाम माता। कौन हो बच्चा तुम? इस घने जंगल में क्यों आए हो? मैं सूर्य हूँ। जन्म से एक सन्यासी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इतने दिनों से उनको ही मैं अपना पिता मानता था, लेकिन वह मृत्यु के समय मुझसे बोले कि वह मेरे पिता नहीं है। वो कहे हैं मेरे वंश परिचय बताने में आप मेरी सहायता कर सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। सुन बच्चा, तेरे वंश परिचय मैं नहीं दे सकती, पर हाँ,
एक रास्ता है। उस जंगल के दक्षिण दिशा की ओर एक नीला अंबर पहाड़ है। उस पहाड़ के गुफा में एक राक्षस रहता है। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है और वो नील परी और लाल परी को कैद करके रखा है। नील परी, लाल परी भविष्य में जितना घटना घटती है एवं घटने वाली है वह सब जानती है वो दोनों। समझे बच्चा? तब मैं अभी जाऊंगा वहाँ पर। सुन बच्चा, वो दानव बहुत ही मायावी है। वो अपने मायावी शक्ति से नील परी और लाल परी को कैद करके रखा है। वह दानव बहुत ही शक्तिशाली है। उसे तू मारकर नील परी और लाल परी के पास पहुंचना असंभव है। तो क्या उपाय है? वह रास्ता मुझे बता दीजिए माँ। रुक जा तू। ये फूल अपने पास रख। वहाँ पहुँचेगा तो तेरे काम आएंगे। धन्यवाद माँ। ये ले त्रिशूल। ये देवों का देव महादेव का त्रिशूल है। ये राक्षस को वध करने में तेरा काम आएगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ माँ। जा बच्चा, जा। बाप रे, कितना विशाल पर्वत है। यहाँ मैं कहाँ ढूंढूंगा नील परी और लाल परी को? चलो आगे जाकर देखता हूँ। नील परी और लाल परी के पास जाओगे? उनको मैं बंदी बना कर रखा हूँ। उनके पास जाने के लिए पहले मुझे परास्त करना होगा। अब आगे जाकर देखता हूँ कहाँ है नील परी और लाल परी। वो देखो ये गुफा। जरूर उस गुफा के अंदर नील परी और लाल परी होगी। देखता हूँ अंदर जाकर। जरूर दानों ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें फूल बना कर रखा है। इस पीले फूल को उस लाल फूल और नीले फूल में सटाकर देखता हूँ। धन्यवाद। तुम्हारे वजह से हम लोग अपना रूप वापस पाए हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ पे मानव? मैं यहाँ अपना वंश परिचय जानने आया हूँ। जोगिनी माँ ने कहा है कि आप ही मेरा वंश परिचय बता सकती हो। हाँ, हम लोग जानते हैं तुम चंदनगढ़ के चित्रधन के एकमात्र संतान हो। चंदनगढ़ राज्य वह कहाँ है नील परी? वो बहुत दूर है मानव। पैदल चल के तुम्हारा वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। तो मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पर? और मैं वहाँ जाकर अपने पिता को अपना परिचय कैसे दूंगा? वह तो मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ, हम लोग लेके चलेंगे तुम्हें महाराज के पास। कौन हो तुम लोग? महाराज, मैं हूँ लाल परी और मैं हूँ नील परी और ये है आपका संतान। लेकिन मेरा तो कोई संतान नहीं है। उस दिन छोटी रानी एक पुत्र को जन्म दी थी और बड़ी रानी एक टोकरी में करके उस संतान को नदी में बहा देती है।
और दासी से वहाँ पे एक कुत्ते के बच्चे को रख देती है और आप बिना सोचे समझे, बिना जांचे छोटी महारानी को राजमहल से निकाल देते हैं। क्या प्रमाण है तुम लोगों के पास? जो तुम बोल रही हो सच है? आप बड़ी रानी, मझली रानी और उस विधवा दासी से पूछ कर देखिए महाराज। प्रहरी, अभी जाकर रानियों को बुला कर लाओ। अभी जाओ। वह लोग जो बोल रहे हैं, क्या वह सच है? क्या हुआ? अभी उत्तर दो, क्या हुआ? वरना अभी तुम तीनों को मृत्यु दंड दे दूंगा। हाँ महाराज, ये सत्य है, हमसे गलती हो गया, हम लोगों को माफ कर दीजिए महाराज। गलती हो गया है महाराज, हम लोगों का कोई संतान नहीं है, इसीलिए ईर्ष्या से ऐसा किए हैं महाराज, हम लोगों को माफ कर दीजिए महाराज। तुम लोगों को कोई क्षमा नहीं है। मैं तुम तीनों को मृत्यु दंड दे सकता था। तुम लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए तुम तीनों को काल कोठरी में बंद कर देता हूँ। प्रहरी, इन लोगों को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, ले जाओ। आ बेटा, मेरे पास आ बेटा, मुझे माफ कर दो। हम लोग अब चलते हैं महाराज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं महाराज। बिना सोचे समझे विचार किए कभी फैसला मत कीजिएगा। याद रहेगा, सारा जीवन याद रहेगा यह बात। चलते हैं मानव। बोलिए महाराज, यहाँ पर बड़ी रानी, मझली रानी और महाराज के बीच सबसे ज्यादा दोषी कौन है? बड़ी रानी और मझली रानी जो की हैं वह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन वह दोनों जो अन्याय की हैं वो ईर्ष्या के कारण की है। लेकिन महाराज जिनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वह राजा बिना सोचे समझे रानियों की बात सुनकर छोटी रानी को अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। देश के राजा होते हुए भी यह वो ठीक नहीं किए, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा दोषी महाराज चित्रसेन है। समझे बैताल? महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महाराज।